बादशाह सलामत, जिनका नाम तो रुस्तमइज़्मा था, पर अक्ल से थोड़े पैदल ही समझे जाते थे, एक सुबह अपने भव्य दीवाने आम में विराजमान थे। उनके चारों ओर चापलूस दरबारी मक्खन लगाने में व्यस्त थे। कोई उनकी शेर जैसी दहाड़ की तारीफ कर रहा था, तो कोई उनके हाथी जैसे डीडौल की। बादशाह इन सब बातों से फूलकर कुप्पा हुए जा रहे थे। अचानक बादशाह को एक नया शौक चर्राया। उन्होंने ऐलान किया, वजीर आज़म, हमने सुना है कि जानवर भी बातें समझते हैं, बस हमारी तरह बोल नहीं पाते। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा अक्लमंद शख्स ढूंढा जाए जो हमारे शाही घोड़े शेरदिल को बोलना सिखा सके। अगर कोई यह कारनामा कर दिखाए तो उसे मुहमांगी दौलत और जागीर दी जाएगी। वज़ीर आज़म, जो खुद को सबसे बड़ा अक्लमंद समझते थे, मन ही मन हंसे। जहां पनाह, यह तो नामुमकिन सी बात है। घोड़ा भला कैसे इंसान की तरह बोल सकता है? खामोश, बादशाह गरजे। हमारी सल्तनत में नामुमकिन कुछ भी नहीं। जाओ, मुनादी करवा दो। जो भी यह काम करेगा, हम उसे निराश नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई दावा करे और नाकाम रहे तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। यह ऐलान सुनकर अच्छे अच्छे सूरमाओं के पसीने छूट गए। सिर कलम करवाने का शौक किसे था? मुनादी होती रही, दिन गुजरते रहे, पर कोई माई का लाल सामने नहीं आया। इधर शहर के दूसरे कोने में मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी छत पर धूप सेंक रहे थे और अपने गधे से बातें कर रहे थे। क्यों रे दुलारे, बादशाह को देख, कैसा अजीब शौक पाला है। घोड़े को बुलवाना चाहते हैं। कहीं कल को तुझे भी पढ़ने लिखने न भेज दें। गधा हिनहिनाया, जैसे कह रहा हो, मुझसे तो यह उम्मीद नहीं रखें। मुनादी की आवाज मुल्ला के कानों तक भी पहुंची। उनके खुराफाती दिमाग में एक लड्डू फूटा। वे सोचने लगे, बादशाह को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और अगर बात बन गई तो कुछ दिन ऐश से कटेंगे। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी फटीचर अचकन और टेढ़ी मेढ़ी पगड़ी पहने शाही दरबार में हाजिर हुए। उन्हें देखकर दरबारी हंसने लगे। अरे, यह फटेहाल मुल्ला क्या करेगा? एक ने ताना मारा। मुल्ला ने बिना विचलित हुए बादशाह को अदब से सलाम किया। जहां पनाह, गुलाम ने आपकी मुनादी सुनी। मैं आपके प्रिय घोड़े शेरदिल को बोलना सिखा सकता हूं। बादशाह की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या कहा तुमने मुल्ला? तुम और यह कारनामा? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, आलम पनाह, जान तो सभी को प्यारी होती है, पर इनकी कदर उससे भी ज्यादा। मुझे पूरा यकीन है कि मैं शेरदिल को न सिर्फ बोलना बल्कि अदब कायदे और थोड़ी बहुत शायरी भी सिखा दूंगा। दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। वज़ीर आज़म ने कहा, गुस्ताखी माफ जहां पनाह, पर यह मुल्ला या तो पागल हो गया है या फिर अपनी मौत को दावत दे रहा है। मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, वजीर साहब, काबिलियत शक्ल सूरत या लिबास देखकर नहीं आंकी जाती। आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। बादशाह कुछ देर सोचते रहे। उन्हें मुल्ला की बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास नजर आ रहा था। और फिर खोने को क्या था? अगर मुल्ला कामयाब हुआ तो उनकी सल्तनत का नाम रोशन होगा, और अगर नाकाम रहा तो एक मजाकिया मस्खरे से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है मुल्ला, बादशाह ने कहा, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम्हें 1 साल का वक्त दिया जाता है। इस 1 साल में तुम्हें शेरदिल को बोलना सिखाना होगा। इस दौरान तुम्हें शाही अस्तबल के पास एक छोटा सा मकान, बेहतरीन खाना पीना और शेरदिल की देखभाल के लिए 2 नौकर दिए जाएंगे। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हें सोने से तौल दिया जाएगा और एक बड़ी जागीर इनाम में मिलेगी। लेकिन याद रहे, अगर 1 साल बाद शेरदिल हमारे सामने एक लफ्ज भी न बोला तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा।
बोलो मंजूर है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह की हर शर्त गुलाम को मंजूर है। बस एक छोटी सी गुजारिश है। क्या? बादशाह ने पूछा। गुजारिश यह है कि इस 1 साल के दौरान कोई भी, यहाँ तक कि आप खुद भी, मेरी और शेरदिल की पढ़ाई में दखल नहीं देंगे। हमें पूरी तरह एकांत चाहिए होगा ताकि शेरदिल का ध्यान न भटके। बादशाह ने यह शर्त भी मान ली। उन्हें लगा यह भी मुल्ला का कोई बहाना ही होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन को शाही अस्तबल के पास एक छोटा साफ सुथरा मकान मिल गया। शेरदिल, जो वाकई एक शानदार अरबी घोड़ा था, रोज मुल्ला के पास लाया जाने लगा। मुल्ला ने अपने लिए और शेरदिल के लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम करवाया। शाही बावर्ची खाने से रोजाना मुर्ग मुसल्लम, कोरमा, बिरयानी और तरह तरह की मिठाइयाँ मुल्ला के अध्ययन कक्ष में पहुंचने लगीं। मुल्ला करते क्या थे? वे सुबह उठते, बढ़िया नाश्ता करते, फिर शेरदिल को अपने पास बुलाते, उसे प्यार से सहलाते, उसके कानों में कुछ फुसफुसाते जो किसी को समझ न आता, और फिर उसे हरी हरी दूब और चने खिलाते। दोपहर में वे खुद छक्कर खाते और फिर घोड़े के साथ आराम फरमाते। शाम को फिर यही सिलसिला दोहराया जाता। कभी कभी वे घोड़े के सामने कोई किताब खोलकर बैठ जाते और जोर जोर से पढ़ते, जैसे घोड़े को पाठ पढ़ा रहे हों। महीने गुजरने लगे। वजीर आज़म को बड़ी बेचैनी थी। उन्हें यकीन था कि मुल्ला कोई जालसाजी कर रहा है। उन्होंने कई बार जासूस भेजकर पता लगाने की कोशिश की कि आखिर मुल्ला कर क्या रहा है। एक जासूस ने लौटकर बताया, हुजूर, मुल्ला तो बस घोड़े को खिलाता पिलाता है और खुद भी मजे करता है। कभी कभी उसके कान में कुछ कहता है, पर घोड़ा तो बस हिनहिनाता है। दूसरे जासूस ने कहा, मैंने देखा, मुल्ला घोड़े के सामने बैठकर कोई मोटी सी किताब पढ़ रहा था, पर घोड़ा तो ऊँघ रहा था। वजीर आज़म का शक और गहरा होता गया। उन्होंने बादशाह से शिकायत की, आलम पनाह, वह मुल्ला आपको और पूरे दरबार को बेवकूफ बना रहा है। वह घोड़े को कुछ नहीं सिखा रहा, बस शाही खजाने पर ऐश कर रहा है। बादशाह को भी चिंता होने लगी। उन्होंने एक दिन चुपके से मुल्ला के मकान के पास जाकर झांकने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि मुल्ला एक रेशमी तकिए पर अधलेटे हैं, उनके हाथ में अंगूर का गुच्छा है और शेरदिल उनके पास खड़ा जुगाली कर रहा है। मुल्ला घोड़े से कह रहे थे, देख शेरदिल, जिंदगी कितनी हसीन है। अच्छा खाना, आराम, कोई चिंता नहीं। बस तू जल्दी से अलिफ्बे सीख ले, फिर हम दोनों मिलकर बादशाह सलामत को गजलें सुनाएंगे। यह सुनकर बादशाह का माथा ठनका। उन्हें लगा कि मुल्ला वाकई उन्हें मूर्ख बना रहा है, पर वे अपनी शर्त से बंधे थे। 1 साल तक वे दखल नहीं दे सकते थे। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलते गए। मुल्ला की सेहत दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। वे खूब खाते पीते और मस्त रहते। शेरदिल भी पहले से ज्यादा हट्टा कट्टा और चमकदार हो गया था। लोग आपस में कानाफूसी करते, यह मुल्ला तो बड़ा धूर्त निकला। बादशाह को कैसा उल्लू बनाया है। मुल्ला के कुछ दोस्त जब उनसे मिलने आते तो पूछते, मुल्ला, आखिर माजरा क्या है? तुम सच में घोड़े को बोलना सिखा रहे हो? मुल्ला रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते और कहते, सब्र करो मेरे दोस्तों, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। बस यह समझ लो कि शिक्षा एक धीमी प्रक्रिया है, खासकर जब छात्र इतना अद्वितीय हो। आखिरकार 1 साल पूरा होने का दिन आ गया। पूरे शहर में इसी बात की चर्चा थी। क्या मुल्ला का घोड़ा बोलेगा या मुल्ला का सिर कलम होगा? शाही दरबार खचाखच भरा हुआ था। बादशाह सलामत अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और गुस्से का मिलाजुला भाव था।
वज़ीर-ए-आज़म के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। उन्हें पूरा यकीन था कि आज मुल्ला का खेल खत्म हो जाएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में पेश किया गया। वे आज भी अपनी उसी पुरानी अचकन में थे, पर उनके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। उनके पीछे पीछे दो साइस शानदार ढंग से सजे धजे शेरदिल को लेकर आए। घोड़ा वाकई किसी शहंशाह से कम नहीं लग रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह की आवाज में गर्जना थी। 1 साल पूरा हो चुका है। क्या तुमने अपना वादा निभाया? क्या हमारा शेरदिल अब इंसानों की तरह बात कर सकता है? मुल्ला ने अदब से झुककर कहा, आलमपनाह, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। शेरदिल ने बहुत कुछ सीखा है। वह अब न सिर्फ शब्दों को समझता है, बल्कि दुनिया की कई गूढ़ बातें भी जान गया है। तो फिर देर किस बात की? बादशाह ने अधीर होकर कहा। पेश करो अपने पढ़े लिखे घोड़े का कमाल। मुल्ला शेरदिल के पास गए, उसके कान में धीरे से कुछ कहा। फिर वे बादशाह की ओर मुड़े। जहांपनाह, शेरदिल अभी थोड़ा शर्मा रहा है। इतने सारे लोगों को देखकर घबरा गया है। पर वह आपके सवालों का जवाब जरूर देगा, अपने तरीके से। अपने तरीके से? इसका क्या मतलब? वजीर ने टोका। इसका मतलब यह, वजीर साहब, मुल्ला ने कहा, कि वह हर बात का जवाब सिर हिलाकर देगा। अगर वह सहमत होगा तो हाँ में सिर हिलाएगा, और अगर असहमत होगा तो ना में। और यकीन मानिए, उसकी समझ इंसानों से कम नहीं। बादशाह को यह बात कुछ अजीब लगी, पर वे बोले, ठीक है, हम देखते हैं। शेरदिल, क्या तुम मुल्ला नसीरुद्दीन को अपना उस्ताद मानते हो? मुल्ला ने घोड़े की ओर देखा। घोड़े ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया, जैसे कोई आज्ञाकारी छात्र हो। दरबार में हल्की सी सुगबुगाहट हुई। बादशाह ने अगला सवाल किया, शेरदिल, क्या तुम्हें शाही अस्तबल का दाना पानी पसंद है? घोड़े ने फिर हाँ में सिर हिलाया। वज़ीर-ए-आज़म को यह सब नाटक लग रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, यह तो कोई भी जानवर कर सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ। वजीर ने घोड़े की ओर देखकर पूछा, ऐ घोड़े, क्या तुम मानते हो कि इस सल्तनत में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हमारे बादशाह सलामत हैं? सबकी सांसें अटक गईं। यह सवाल टेढ़ा था। अगर घोड़ा हाँ कहता, तो वजीर उसे मुल्ला की सिखाई हुई चाल बताता, और अगर ना कहता, तो बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुरा रहे थे। घोड़े ने कुछ देर तक कोई हरकत नहीं की। फिर उसने धीरे से अपना सिर नामे हिलाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वजीर की आंखों में विजय की चमक थी। देखा जहांपनाह, वह चिल्लाया, यह मुल्ला आपको धोखा दे रहा है। यह घोड़ा क्या खाक बोलना सीखा है? यह तो आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा है। इससे पहले कि बादशाह कोई हुक्म देते, मुल्ला नसीरुद्दीन बोल पड़े, ठहरिए जहांपनाह। शेरदिल ने नामे सिर क्यों हिलाया, यह भी तो जान लीजिए। क्या मतलब? बादशाह ने कड़क आवाज में पूछा। मुल्ला ने कहा, आलमपनाह, मैंने शेरदिल को सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि सच बोलना भी सिखाया है। और सच यह है कि इस सल्तनत में, बल्कि पूरी दुनिया में, सबसे बुद्धिमान वह नहीं होता जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह होता है जो सच को पहचानता और स्वीकार करता है। शेरदिल का मानना है कि अगर कोई यह उम्मीद करे कि एक घोड़ा इंसानों की तरह बातें करने लगेगा, तो वह व्यक्ति शायद दुनिया का सबसे बुद्धिमान नहीं हो सकता। यह सुनकर बादशाह सन्न रह गए। मुल्ला ने बड़ी चतुराई से उन्हीं की बात उन्हीं पर पलट दी थी। अगर बादशाह इस बात पर गुस्सा होते, तो वे खुद को बुद्धिमान न मानने की बात को स्वीकार कर लेते। और अगर वे चुप रहते,
तो मुल्ला की बात में वजन आ जाता। दरबारियों के चेहरे देखने लायक थे। कुछ अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ हैरानी से मुल्ला को देख रहे थे। मुल्ला ने बात आगे बढ़ाई, और जहांपनाह, शेरदिल ने 1 साल की पढ़ाई के दौरान एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी है। वह क्या? बादशाह ने धीरे से पूछा। उनका गुस्सा अब कुछ ठंडा पड़ गया था। मुल्ला ने कहा, शेरदिल ने यह सीखा है कि इस दुनिया में, विशेषकर शाही दरबारों में, अक्सर सच बोलने वालों को सजा मिलती है और चापलूसी करने वालों को इनाम। उसने यह भी सीखा है कि जब बड़े लोग कोई असंभव सी इच्छा रखते हैं तो चतुर लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर घोड़े वाकई बोल सकते तो वे शायद यही कहते कि इंसानों की बेवकूफ़ी की कोई सीमा नहीं है। अब बादशाह को पूरी तरह समझ आ गया था कि मुल्ला ने उन्हें कैसे मूर्ख बनाया है। उन्होंने एक असंभव शर्त रखी थी और मुल्ला ने उसी शर्त का इस्तेमाल करके 1 साल तक ऐश की और अंत में उन्हें ही निरुत्तर कर दिया। बादशाह कुछ देर खामोश रहे। फिर उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। वे अपनी मूर्खता पर खुद ही हंस पड़े। वाह मुल्ला, वाह! मान गए तुम्हारी हाजिर जवाबी और हिम्मत को। तुमने हमें आईना दिखा दिया। उन्होंने वजीर की ओर देखा। वजीर साहब, लगता है मुल्ला का घोड़ा आपसे ज्यादा समझदार निकला। वजीर का सिर शर्म से झुक गया। बादशाह ने ऐलान किया, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुमने घोड़े को बोलना तो नहीं सिखाया, पर हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। हम अपनी शर्त के मुताबिक तुम्हें सोने से तो नहीं तौलेंगे, क्योंकि घोड़ा बोला नहीं, पर तुम्हारी बुद्धिमानी और हिम्मत के लिए तुम्हें 100 अशर्फिया और एक छोटी सी जागीर इनाम में दी जाती है। और हाँ, शेरदिल की बेहतरीन देखभाल के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इनाम कबूल किया। दरबार से निकलते समय उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शरारती मुस्कान थी। लोग उनकी तारीफ कर रहे थे कि कैसे उन्होंने बादशाह को बिना नाराज किए उन्हीं के जाल में फंसा दिया। कुछ दिनों बाद मुल्ला अपनी जागीर का दौरा करने गए। वहां उन्होंने गरीबों के लिए एक सराय और एक मदरसा बनवाया। 100 अशर्फिया भी उन्होंने जरूरतमंदों में बांट दी। वे वापस अपने पुराने घर और अपने प्यारे गधे के पास लौट आए। गधे ने उन्हें देखकर जोर से हिनहिनाया, जैसे पूछ रहा हो, क्यों उस्ताद, बादशाह को उल्लू बनाए? मुल्ला ने गधे की पीठ थपथपाते हुए कहा, मेरे प्यारे दुलारे, बादशाह को मूर्ख बनाना तो बस एक बहाना था। असल मकसद तो यह था कि उन्हें यह समझाया जाए कि ताकत का गलत इस्तेमाल और बेतुकी जिद कभी अच्छे नतीजे नहीं लाती। और हाँ, मुफ्त का खाना खाने का मौका कौन छोड़ता है? और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बार फिर अपनी अक्लमंदी से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि बादशाह को एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया, जिसकी चर्चा सल्तनत में सालों तक होती रही। लोग कहते थे कि मुल्ला का घोड़ा बोला तो नहीं, पर उसने अपनी खामोशी से ही वह कह दिया जो बड़े बड़े विद्वान कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। क्षण 2। सूरज अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। हवाओं में गर्मी थी और शहर के बाजारों में हलचल। लेकिन सबकी नजर एक ही खबर पर थी, आज दरबार में बुद्धिमानों की सभा है। शहर के राजा महाराज जफर शाह, जो खुद को बहुत ज्ञानी मानते थे, ने ऐलान किया था कि जो दरबार में सबसे मजेदार लेकिन सबसे गहरा और तर्कयुक्त हास्य प्रस्तुत करेगा, उसे 1000 अशर्फियों का इनाम मिलेगा। हर कोई आश्चर्यचकित था। हंसी पर इनाम। कोई बोला, ये क्या मजाक है? दूसरा बोला, नहीं, यह तो खुद मजाक का इनाम है। पर जिस बात ने सबको चौंकाया वो ये थी, मुल्ला नसरुद्दीन को भी बुलावा आया था। दरबार फूलों से सजा हुआ था। दरबारी कुर्सियों पर विराजमान थे, राजा तख्त पर थे। माहौल गंभीर था, लेकिन सबकी आंखों में उत्सुकता थी, कौन सबसे पहले हंसाएगा।
पहले आए पंडित चिराग दास। उन्होंने भारी संस्कृत शब्दों में एक कथा सुनाई जिसमें एक बंदर ने शेर को योग सिखाया। सबने सुन तो लिया पर हंसी किसी की न निकली, उल्टे कुछ जम्हाई लेने लगे। फिर आए हकीम जलालुद्दीन। उन्होंने अपने मरीजों के कुछ मजेदार किस्से सुनाए, लेकिन हंसी तो दूर, एक बुजुर्ग दरबारी की आंख लग गई। राजा बेचैन हो उठे, कोई है जो इस सभा में हंसी की असली चिंगारी ला सके। और तभी दरबार के बाहर से एक आवाज आई, हटो हटो, मेरा गधा भी दरबार में आएगा। सबने चौंक कर देखा, मुल्ला नसरुद्दीन प्रवेश कर रहे थे। सिर पर पगड़ी, कमर में रस्सी बंधी हुई और पीछे उनका गधा नाचते हुए, घुंघरू बांधे। मुल्ला ने तख्त के सामने आकर गधे को नमस्कार करवाया और खुद राजा को सलाम ठोका। राजा, मुल्ला, ये क्या तमाशा है? मुल्ला, जहां महाराज बैठे हों वहां सिर्फ आदमी नहीं, गधे भी अक्लमंद हो जाते हैं। दरबार में एक ठहाका गूंजा। राजा मुस्कराए, तो बताओ क्या लाए हो? मुल्ला ने जेब से एक शीशा निकाला और बोले, यह शीशा नहीं, सच का आईना है। जो इसमें देखेगा वही अपनी असली शक्ल देखेगा, न सुंदरता न बुद्धि, सिर्फ सच्चाई। राजा ने देखा, खुद को ही देखा, मुस्कराए। वजीर ने देखा और जोर से चिल्ला उठे, हे राम, यह तो झूठा आईना है। मुल्ला, अगर सच्चाई देखने से डर लग रहा है तो दोष आईने का नहीं, चेहरे का होता है। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। राजा ने अब पूछा, मुल्ला, हंसी की असली परिभाषा क्या है? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, जब कोई मूर्ख आपको समझदार समझे वो हंसी नहीं, दुर्घटना है। जब आप खुद को सबसे बड़ा समझें वो हंसी नहीं, भ्रम है। लेकिन जब आप खुद पर हंसने लगें, बस वही असली हंसी है। राजा की मूछें फड़क उठीं, ये बात तो किसी ज्ञानी से कम नहीं। अब मुल्ला ने कहा, अब मैं आपको एक नाटक दिखाता हूं जिसमें मेरा गधा एक मंत्री बनेगा और फैसला सुनाएगा। सब हैरान। गधा मंत्री? मुल्ला ने गधे को सामने खड़ा किया और पूछने लगे, मान्यवर मंत्री जी, गांव में चोरी हुई, चोर पकड़ा गया। वो कहता है मैं तो मुल्ला का रिश्तेदार हूं, क्या करें? मुल्ला खुद गधे की तरफ देखकर बोले, गधे साहब बोले, रिश्ता देखो, चोरी नहीं। दरबार हंसी से गूंज उठा। फिर मुल्ला ने कहा, अब मंत्री जी का निर्णय, चोरी जायज थी क्योंकि चोर को भूख लगी थी। राजा ने पूछा, और अगर भूख में मैं चोरी करूं तो? मुल्ला ने गधे की ओर देखा, झुककर बोले, गधे साहब कह रहे हैं फिर तो पूरी प्रजा जेल में होगी क्योंकि राजा ने सबको भूखा रखा है। सन्नाटा। फिर एक गगनभेदी ठहाका। राजा खुद हंसी रोक नहीं सके। राजा ने सबको हंसी से लोटपोट देखकर आज्ञा दी, मुल्ला, आज दरबार की दावत तुम्हारे नाम। मुल्ला बोले, महाराज, पहले एक बात तय हो जाए, दावत मुझे मिलेगी या मेरे गधे को? राजा, तुम्हें, लेकिन गधे को क्यों? मुल्ला मुस्कराए, महाराज, दरबार की सारी हंसी तो उसी के कारण हुई। राजा मुस्कराए, तो दोनों को मिलेगी। मुल्ला, एक आखिरी मांग है, गधे को सोने की थाली में परोसा जाए। राजा, क्या? मुल्ला गंभीर होकर बोले, महाराज, अगर दरबार में मूर्खों को सोने के तख्त मिल सकते हैं तो गधे को थाली क्यों नहीं? सब दरबारी चुप। फिर अचानक सब हंसी में लोटपोट। राजा ने हंसी थामते हुए कहा, मुल्ला, आज तुमने दरबार को हंसाकर ही नहीं, आईना भी दिखा दिया। ये लो तुम्हारा इनाम, 1000 अशर्फिया। मुल्ला ने अशर्फिया लीं और बोले, महाराज, क्या मैं इन्हें गिनकर ले सकता हूं? राजा हंसे, जरूर। मुल्ला हर सिक्के को गिनते हुए कहने लगे, एक हंसी,
2 हंसी, 3 हंसी, 4 बेवकूफ, 5 दरबारी, 6 मूर्खता, 7 ठहाके। राजा बोले, ये क्या गिन रहे हो? मुल्ला बोले, मैं हिसाब बराबर कर रहा हूं, क्योंकि ये अशर्फियां सिर्फ सोने की नहीं, बुद्धि और हंसी की भी कीमत हैं। राजा ने आदेश दिया, मुल्ला की कही अंतिम बात दरबार की दीवार पर लिखी जाए। जहां खुद पर हंसना आता है, वहां समझ आना तय है। जहां गधा बोलता है और बुद्धिमान चुप हो जाते हैं, वहां दरबार नहीं, सीख होती है। और उस दिन से मुल्ला का गधा दरबार का हंसता मंत्री कहलाया। और मुल्ला हंसी का वो चतुर उस्ताद, जिसने एक गधे के सहारे दरबार की गंभीरता को हंसी में घोल दिया, हमेशा के लिए दिलों में बस गया। कहानी 3। अकशहर का बाजार सुबह सुबह ही अपनी पूरी रौनक पर था। सूरज की पहली किरणें अभी शहर की मीनारों को चूम ही रही थीं कि गलियों में जिंदगी की चहल पहल शुरू हो गई थी। सब्जी वाले अपनी ताजी सब्जियों की आवाजें लगा रहे थे, फल वाले मीठे फलों की खुशबू बिखेर रहे थे, और मसालों की दुकानों से उठती महक पूरे माहौल को एक खास रंगत दे रही थी। कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन सजा रहे थे, तो जुलाहे अपने बुने हुए रंग बिरंगे कपड़ों के थान फैला रहे थे। सौदागर घोड़ों और ऊँटों पर माल लाद कर ला रहे थे, और खरीददार अपनी जरूरत का सामान ढूंढ रहे थे। हंसी ठट्ठा, मोलभाव और तरह तरह की आवाजों से बाजार गूंज रहा था। इसी शोरगुल और भीड़ भाड़ के बीच एक परिचित सी आकृति धीरे धीरे बाजार की मुख्य गली की ओर बढ़ रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि शहर के सबसे मशहूर और कुछ हद तक बदनाम शख्सियत मुल्ला नसीरुद्दीन थे। उनके साथ उनका वफादार मरियल सा गधा भी था, जो अपनी धीमी चाल से मालिक का अनुसरण कर रहा था। आम तौर पर मुल्ला जब बाजार आते तो उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान या कोई गहरी सोच होती थी। वे कभी किसी दुकानदार से मजाक करते, कभी किसी राहगीर को कोई पहेली बुझाते, या कभी बस चुपचाप लोगों की हरकतों को देखते रहते। लेकिन आज मुल्ला के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक जिसे पढ़ पाना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बड़े मिशन पर निकले हों, या कोई गहरा राज उनके सीने में दफन हो। उन्होंने अपने गधे को आज कुछ ज्यादा ही सजाया संवारा था। गधे की पुरानी घिसी हुई काठी की जगह आज एक रंगीन कामदार जीन कसी हुई थी, जिस पर शीशे और कौड़ियों का काम चमक रहा था। लगाम भी नई और मजबूत लग रही थी, जिस पर छोटे छोटे घुंघरू बंधे थे, जो गधे के हर कदम पर हल्की सी रुंझुन पैदा कर रहे थे। यहाँ तक कि गधे के गले में भी फूलों की एक माला पड़ी थी, जो शायद मुल्ला ने रास्ते में किसी माली से मांगी होगी। लोग मुल्ला और उनके सजेधजे गधे को देखकर हैरान हो रहे थे। कुछ ने मुस्कुराकर सलाम किया, तो कुछ ने अचरज से एक दूसरे को देखा। आज मुल्ला जी की खैर तो है, एक सब्जी वाले ने दूसरे से फुसफुसाया। लगता है कोई बड़ा हाथ मारने के फिराक में है। मुल्ला ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वे सीधे बाजार के बीचों बीच बने चबूतरे की ओर बढ़े, जहां अक्सर मुनादी करने वाले या करतब दिखाने वाले जमा होते थे। चबूतरे पर पहुंचकर वे रुक गए। उन्होंने अपने गधे को प्यार से थपथपाया और फिर भीड़ की ओर मुड़े, जो अब तक उनके आसपास अच्छी खासी तादाद में जमा हो चुकी थी। सबकी नजरें मुल्ला पर टिकी थीं, यह जानने के लिए कि आज मुल्ला कौन सा नया गुल खिलाने वाले हैं। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली, अपना गला साफ किया, और फिर ऐसी आवाज में बोलना शुरू किया जो बाजार के शोर में भी दूर तक सुनाई दे रही थी। भाइयों और बहनों, अकशहर के नेक और समझदार नागरिकों, मुल्ला ने हाथ उठाकर भीड़ को संबोधित किया। आज मैं आपका कैरख्वाह मुल्ला नसीरुद्दीन आपके सामने एक बहुत ही खास पेशकश लेकर आया हूं। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। खास पेशकश? मुल्ला के पास
जरूर कोई मजाक होगा, कोई बोला। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, जैसा कि आप सब जानते हैं, यह मेरा वफादार साथी है। उन्होंने अपने गधे की ओर इशारा किया, जो शांति से खड़ा जुगाली कर रहा था। इसने सालों साल मेरी सेवा की है। धूप हो या बरसात, गर्मी हो या सर्दी, यह हमेशा मेरे साथ रहा है। इसने कभी शिकायत नहीं की, कभी नानुकर नहीं की। भीड़ में से किसी ने आवाज लगाई, तो क्या आज आप अपने गधे की तारीफ में कसीदे पढ़ने आए हैं, मुल्ला जी? मुल्ला मुस्कुराए, नहीं मेरे दोस्त, तारीफ तो इसकी जितनी की जाए कम है। लेकिन आज मैं इसे बेचने आया हूं। यह सुनकर सब चौंक गए। मुल्ला और उनका गधा तो एक दूसरे का पर्याय थे। मुल्ला को बिना गधे के और गधे को बिना मुल्ला के कल्पना करना भी मुश्किल था। क्या मुल्ला अपना गधा बेच रहे हैं? यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। और भी लोग अपनी दुकानें और काम छोड़कर चबूतरे के पास जमा होने लगे। एक बूढ़े व्यापारी, जो मुल्ला को बचपन से जानते थे, आगे बढ़े। मुल्ला, क्या मुसीबत आ पड़ी है? क्या पैसे की तंगी है? बताओ, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। पर अपने इस बेजुबान साथी को यूं मत बेचो। मुल्ला ने बूढ़े व्यापारी के हाथ थाम लिए। चाचा जी, आपकी हमदर्दी का शुक्रिया, पर ऐसी कोई बात नहीं। बस अब मेरा मन इस दुनियादारी से कुछ ऊब सा गया है। सोचता हूं कुछ दिन अकेले में गुजारूं, अल्लाह की इबादत करूं। और यह गधा मेरे बिना अकेला पड़ जाएगा। इसलिए चाहता हूं कि यह किसी अच्छे आदमी के हाथ लगे, जो इसकी देखभाल कर सके। यह सुनकर लोगों को कुछ तसल्ली हुई, पर उनकी हैरानी अभी भी बाकी थी। फिर मुल्ला ने जो कहा, उसने सबको और भी ज्यादा चौंका दिया। तो साहिबान, मैं अपने इस गधे को बेचना चाहता हूं। और इसकी कीमत है सिर्फ एक चांदी का सिक्का। एक चांदी का सिक्का भीड़ में जैसे भूचाल आ गया। इतना शानदार जैसा आज दिख रहा था, और वफादार गधा, और कीमत सिर्फ एक चांदी का सिक्का। यह तो अविश्वसनीय था। कई लोगों के मन में लालच जाग उठा। एक चांदी का सिक्का तो कोई भी दे सकता था। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, मुल्ला ने अपनी बात आगे बढ़ाई। लेकिन एक शर्त है। सबकी सांसें अटक गईं। मुल्ला, और शर्त न हो, ऐसा कैसे हो सकता था? शर्त यह है, मुल्ला ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, कि जो कोई भी मेरे इस गधे को खरीदेगा, उसे इस गधे के ऊपर रखी यह खूबसूरत जड़ाऊ जीन और यह मजबूत लगाम भी खरीदनी होगी। और इस जीन और लगाम की कीमत है पूरे 99 सोने की अशर्फिया। अब तो जैसे भीड़ पर बिजली गिर पड़ी। पहले घोर आश्चर्य, फिर अविश्वास, और फिर जोरदार हंसी का ठहाका। 99 सोने की अशर्फिया, एक पुरानी जीन और लगाम के लिए, और गधे की कीमत सिर्फ एक चांदी का सिक्का। यह मुल्ला तो सच में सठिया गया है। एक नौजवान, जो खुद को बड़ा अक्लमंद समझता था, आगे आया। मुल्ला जी, आप होश में तो हैं? कौन बेवकूफ होगा जो एक मामूली जीन के लिए इतनी बड़ी रकम देगा, और वह भी एक ऐसे गधे के साथ जिसे आप खुद एक चांदी के सिक्के में बेचने को तैयार हैं? मुल्ला ने उसकी ओर देखा। बेटा, यह मामूली जीन नहीं है। यह बहुत कीमती है। इसकी कलाकारी देखो, इसका आराम देखो। और गधा? हाँ, गधा तो बस गधा है। अब तो बाजार में पूरा तमाशा खड़ा हो गया था। लोग मुल्ला की इस बेतुकी शर्त पर हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, पर कोई भी आगे बढ़कर सौदा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अरे मुल्ला, अगर गधा एक चांदी के सिक्के का है, तो जीन 99 अशर्फियों की कैसे हो सकती है? एक कपड़े के व्यापारी ने पूछा। मुल्ला ने जवाब दिया, भाई, हर चीज की अपनी कीमत होती है।
गधे की कीमत उसकी मेहनत है और जीन की कीमत उसकी खूबसूरती और शान। तुम्हें जो पसंद आए उसकी कीमत अदा करो, पर शर्त तो यह है कि दोनों साथ में खरीदने होंगे, किसी ने याद दिलाया। हाँ बिल्कुल, मुल्ला ने सिर हिलाया। यही तो इस सौदे की खासियत है। कई घंटे बीत गए। मुल्ला वहीं चबूतरे पर अपने गधे के साथ खड़े रहे। भीड़ कम ज्यादा होती रही, पर कोई खरीदार सामने नहीं आया। कुछ लोग मुल्ला को पागल समझकर चले गए, कुछ बस तमाशा देखने के लिए रुके रहे। मुल्ला के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वे बीच बीच में अपने गधे को पानी पिलाते, उसे कुछ खाने को देते और फिर शांत भाव से खड़े हो जाते। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि कोई न कोई तो उनके इस अजीब सौदे को जरूर कबूल करेगा। दोपहर ढलने लगी। बाजार में भीड़ कुछ कम होने लगी थी। तभी एक शानदार पालकी बाजार के उस हिस्से में आकर रुकी। पालकी से शहर के सबसे अमीर लेकिन उतने ही कंजूस और दिखावेबाज सेठ धनीराम उतरे। उनके मोटे पेट पर रेशमी कुर्ता कसा हुआ था, उंगलियों में सोने की कई अंगूठियां चमक रही थीं और गले में मोतियों की माला झूल रही थी। सेठ धनीराम ने भीड़ देखी तो उनके कान खड़े हो गए। क्या माजरा है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है? उन्होंने अपने एक मुनीम से पूछा। मुनीम ने पता लगाकर सेठ को सारी बात बताई। सेठ धनीराम की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वे भीड़ को चीरते हुए मुल्ला के पास पहुंचे। मुल्ला जी, सुना है आप अपना गधा बेच रहे हैं? सेठ ने अपनी भारी आवाज में पूछा, जिसमें अमीरी का रौब साफ झलक रहा था। मुल्ला ने अदब से सलाम किया। जी सेठ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या आप खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं? सेठ धनीराम ने गधे को ऊपर से नीचे तक देखा। गधा तो मरियल सा ही था, पर उसके ऊपर कसी हुई जीन वाकई शानदार लग रही थी। सेठ को महंगी और दिखावटी चीजों का बड़ा शौक था। उनके अस्तबल में कई अरबी घोड़े थे, पर ऐसी जड़ाऊ जीन शायद उनके पास भी नहीं थी। हम्म, सेठ ने अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए कहा। जीन तो वाकई खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं, पर यह गधा, यह तो किसी काम का नहीं लगता। मुल्ला ने कहा, सेठ जी, गधा तो बस बोझ उठाने के काम आता है। असली शान तो जीन से ही है। सोचिए, जब यह जीन आपके सबसे बेहतरीन घोड़े की पीठ पर सजेगी तो आपकी शान में चार चांद लग जाएंगे। सेठ धनीराम के मन में लड्डू फूटने लगे। उन्हें जीन बहुत पसंद आ गई थी, पर 99 अशर्फिया, यह रकम बहुत ज्यादा थी। और साथ में यह बूढ़ा गधा मुफ्त में गले पड़ रहा था। मुल्ला, सेठ ने मोलभाव करने की कोशिश की। जीन की कीमत कुछ कम करो, और यह गधा तुम अपने पास ही रखो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मुल्ला ने दृढ़ता से सिर हिलाया। माफ करना सेठ जी, पर सौदा तो जैसा है वैसा ही रहेगा। गधा एक चांदी के सिक्के का और जीन 99 सोने की अशर्फियों की, और दोनों साथ में। सेठ धनीराम बड़ी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ शानदार जीन का आकर्षण था, दूसरी तरफ इतनी बड़ी रकम और साथ में एक बेकार गधे का बोझ। भीड़ उन्हें देख रही थी। अगर वे पीछे हटते तो उनकी कंजूसी की चर्चा होती, और अगर सौदा कर लेते तो लोग उन्हें बेवकूफ कहते। उन्होंने अपने मुनीम से सलाह ली। मुनीम भी सेठ की तरह ही लालची था। उसने फुसफुसाया, सेठ जी, जीन तो वाकई लाजवाब है, ऐसी चीज दोबारा नहीं मिलेगी। आप सौदा कर लीजिए। गधे को बाद में किसी कसाई को बेच देंगे, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, और जीन आपकी शान बढ़ाएगी। सेठ धनीराम को मुनीम की बात जंच गई। उन्होंने फैसला कर लिया। ठीक है मुल्ला,
सेठ ने अकड़कर कहा, मैं तुम्हारा यह सौदा कबूल करता हूं। लाओ अपनी जीन और अपना गधा। मुल्ला के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। भीड़ में एकदम शांति छा गई। सब लोग सांस रोककर देख रहे थे। सेठ धनीराम ने अपने मुनीम को इशारा किया। मुनीम ने थैली निकालकर 99 सोने की अशर्फिया और एक चांदी का सिक्का मुल्ला के हाथ में रख दिया। मुल्ला ने सिक्के और अशर्फिया गिनी और फिर उन्हें अपनी झोली में डाल लिया। लीजिए सेठ जी, उन्होंने गधे की लगाम सेठ की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह गधा अब आपका हुआ, एक चांदी के सिक्के के बदले। और यह जीन भी आपकी हुई, 99 सोने की अशर्फियों के बदले। सेठ धनीराम ने गर्व से गधे की लगाम थामी। वे जीन को छूकर देख रहे थे, उनकी आंखों में विजय की चमक थी। उन्होंने सोचा, मुल्ला को आज अच्छा उल्लू बनाया। जीन तो अनमोल है, गधा भले ही कौड़ियों का हो। जैसे ही सेठ गधे को लेकर चलने को हुए, मुल्ला ने उन्हें रोका। 1 मिनट सेठ जी। सेठ रुके, अब क्या है? मुल्ला ने गधे के पास जाकर बड़ी सावधानी से वह कीमती जीन उतारी और उसे अपने कंधे पर रख लिया। फिर उन्होंने लगाम भी उतार ली। अब गधा अपनी असली मरियल हालत में सेठ के सामने खड़ा था, बिना किसी सजावट के। सेठ धनीराम भौंचक के रह गए। यह क्या कर रहे हो मुल्ला? जीन तो मैंने खरीदी है। मुल्ला मुस्कुराए, नहीं सेठ जी, आपने जीन की कीमत अदा की है, 99 अशर्फिया। और गधे की कीमत अदा की है, एक चांदी का सिक्का। गधा आपका हुआ, यह लीजिए। उन्होंने गधे की रस्सी सेठ के हाथ में थमा दी। लेकिन यह जीन और लगाम, यह तो उस गधे की शोभा बढ़ा रहे थे जिसके साथ ये बिक रहे थे। चूंकि गधा अब सिर्फ एक चांदी के सिक्के का रह गया है, तो इतनी कीमती जीन का उस पर क्या काम? यह एक ऐसा पल था जब पूरा बाजार स्तब्ध रह गया। सेठ धनीराम का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। मुल्ला ने अपनी बात स्पष्ट की, सेठ जी और प्यारे शहरवासियों, आज मैंने यह स्वांग इसलिए रचा ताकि मैं आप सबको एक सबक सिखा सकूं। आप लोगों ने देखा, इस मरियल गधे को जब मैंने सजाद जाकर पेश किया, तो कई लोगों की नजर इसकी बाहरी चमकदमक पर गई। और जब मैंने कहा कि यह गधा एक चांदी के सिक्के का है और यह जीन 99 अशर्फियों की, तो आप सबने इस गधे को तुच्छ समझा और जीन को बहुमूल्य। सेठ धनीराम ने भी यही किया। उन्होंने जीन की शान देखी, पर गधे की असलियत को नजरअंदाज कर दिया। मुल्ला ने गहरी सांस ली, असल में यह गधा वही है जो सालों से मेरी सेवा कर रहा है। यह वफादार है, मेहनती है। इसकी कीमत एक चांदी के सिक्के से कहीं ज्यादा है। और यह जीन, यह तो बस चमड़े और कौड़ियों का ढेर है जिसे मैंने थोड़ा सजा दिया था। इसकी असली कीमत शायद चंद चांदी के सिक्कों से ज्यादा न हो। उन्होंने सेठ धनीराम की ओर देखा, सेठ जी, आपने एक चांदी के सिक्के में एक वफादार जानवर खरीदा है और 99 अशर्फियों में चमड़े का एक टुकड़ा। फैसला आपका है कि कौन सा सौदा ज्यादा फायदे का रहा। पूरे बाजार में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर कोई मुल्ला की बातों को सुन रहा था और उनकी गहराई को समझने की कोशिश कर रहा था। सेठ धनीराम का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उन्हें अपनी मूर्खता और दिखावे की आदत पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने 99 अशर्फिया एक ऐसी चीज के लिए खर्च कर दी थीं जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी, और वह भी सिर्फ इसलिए कि वह महंगी और दिखावटी लग रही थी। और जो गधा उन्हें लगभग मुफ्त में मिल रहा था, उसे उन्होंने बेकार समझा। मुल्ला ने अपनी झोली से 99 सोने की अशर्फियां निकाली और सेठ धनीराम के मुनीम को वापस कर दी। यह लीजिए सेठ जी, आपकी अमानत। मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए,
फिर उन्होंने चांदी का एक सिक्का अपनी जेब में रखते हुए कहा, और यह एक चांदी का सिक्का मैं इस गधे की आज की मेहनत के तौर पर रख लेता हूँ, क्योंकि इसने आज सुबह से मेरा खूब साथ दिया है। उन्होंने फिर जीन और लगाम अपने गधे पर कसी। और यह जीन, यह मेरे गधे पर ही अच्छी लगती है, क्योंकि यह इसकी साथी है, चाहे कीमती हो या न हो। भीड़ अब तक मुल्ला के इस नाटक का असली मकसद समझ चुकी थी। लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि वे कैसे बाहरी चमकदमक में खो जाते हैं और असली कीमत को पहचान नहीं पाते। मुल्ला ने सबको संबोधित करते हुए कहा, याद रखिए दोस्तों, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इंसान हो या जानवर, उसकी असली कीमत उसके गुणों से होती है, उसके बाहरी दिखावे से नहीं। किसी को उसकी गरीबी या सादगी की वजह से कम मत आकिए, और न ही किसी के धनदौलत या शान शौकत से प्रभावित होकर उसे महान समझिए। परख हमेशा अंदरूनी होनी चाहिए। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार हुए। गधे ने हल्की सी रुनझुन के साथ कदम आगे बढ़ाए और मुल्ला भीड़ को एक गहरी सोच में डूबा छोड़कर बाजार से वैसे ही चुपचाप निकल गए जैसे आए थे। सेठ धनीराम सिर झुकाए खड़े थे। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। बाजार में अब भी सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा हार का नहीं बल्कि एक नई समझ का था। उस दिन के बाद अकशहर के लोगों ने बाहरी दिखावे पर कम और असली गुणों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। और मुल्ला नसीरुद्दीन का वह बाजार का सौदा एक लोक कथा बन गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, यह याद दिलाने के लिए कि असली मूल्य क्या होता है। मुल्ला ने उस दिन वाकई पूरे बाजार को और शायद पूरे शहर को एक ऐसा झटका दिया था जिसने उनकी सोचने की दिशा ही बदल दी थी। कहानी 4। गर्मियों की सुबह थी। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। सिर पर अपनी पुरानी ऊंची टोपी, पीठ पर गठरी और होठों पर वही पुरानी मुस्कान। गधा थका हुआ था, लेकिन मुल्ला के ठहाके उसे खींचे जा रहे थे। सड़क सुनसान नहीं थी। किसान अपने खेतों को जा रहे थे, बच्चे नदी के पास खेल रहे थे और कुछ लोग पेड़ों के नीचे आराम कर रहे थे। पर अचानक सड़क के बीचों बीच मुल्ला ने अपने गधे को रोका और ऊंची आवाज में चिल्लाए, रुको, रुक जाओ सब, आज से यही दरबार है। सब लोग हक्के बक्के। कोई बोला, कौन सा दरबार? मुल्ला बोले, राजा का नहीं, जनता का दरबार। और मैं इसका न्यायाधीश भी हूं, वजीर भी, और जो चाहो वही। एक चरवाहा आगे आया और पूछा, मुल्ला, क्या ये कोई मजाक है? मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, मजाक वहां होता है जहां मूर्ख राजा बैठते हैं, पर यहां तो मुल्ला बैठा है और ये दरबार मजाक नहीं, न्याय का ताज है। लोग हंसने लगे। भीड़ बढ़ने लगी। मुल्ला ने गधे को एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और खुद एक पत्थर पर बैठ गए जैसे तख्त हो। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जो भी न्याय चाहता है अपनी बात लाए। जो झूठ बोलेगा उसका कान मरोड़ा जाएगा खुद गधे के मुंह से। अब तो मजमा लग गया। भीड़ में से दो औरतें आगे आईं, एक लाल साड़ी में थी, दूसरी नीली में। लाल वाली बोली, मुल्ला, इस औरत ने मेरी मुर्गी चुरा ली। नीली वाली बोली, झूठ है, मुर्गी मेरे आंगन में अंडा दे गई थी। मुल्ला ने कहा, तो तुम दोनों एक एक पंख लेकर आओ। दोनों भागीं। कुछ ही देर में दोनों एक एक पंख लेकर लौटीं। मुल्ला ने दोनों पंखों को सूंघा, आंखें बंद की, कुछ बुदबुदाया और फिर ऐलान किया, मुर्गी जिसकी थी वही उसकी महक पहचान सकती है। तुम दोनों आंखें बंद करो और बताओ किस पंख में कौन सी महक है। दोनों ने आंखें बंद की।
लाल वाली बोली, इसमें हल्दी की खुशबू है। नीली वाली बोली, इसमें तो, अरे इसमें तो गंध नहीं है। मुल्ला हंसकर बोले, मुर्गी लाल वाली की है, क्योंकि जो प्यार से मुर्गी पालता है वही उसकी महक जानता है। भीड़ तालियां बजाने लगी। अब मुल्ला ने अपने गधे को उठाया और उसकी पीठ पर एक टोपी रख दी। अब से ये मेरा वजीर है। जो बात मेरे गधे को समझ में आ जाए वही सही बात है। एक जवान लड़का आगे आया और बोला, मुल्ला, मेरी माँ कहती है कि मैं बेवकूफ हूँ। क्या मैं सच में मूर्ख हूँ? मुल्ला ने गधे की तरफ देखा और उससे कहा, कान हिलाओ अगर ये लड़का बेवकूफ है। गधे ने एक लंबा डकार मारा और बैठ गया। मुल्ला बोले, गधा कह रहा है, अगर कोई खुद सवाल करने आया है तो वो बेवकूफ नहीं हो सकता, पर जो खुद को हमेशा सही माने वो जरूर मूर्ख है। लड़का मुस्कराया और हाथ जोड़कर चला गया। भीड़ फिर हंसने लगी। इसी बीच राजा के दरबार से मंत्री गुलाब सिंह वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा भीड़ जमा है, सड़क पर मुल्ला बैठा है और लोग उसे राजा जैसा सम्मान दे रहे हैं। मंत्री चिल्लाए, ये सब क्या तमाशा है मुल्ला? मुल्ला ने बिना हिले कहा, मंत्री जी, जहां जनता इकट्ठी हो जाए और मूर्खता दूर हो जाए वहीं दरबार होता है। क्या आपने कभी जनता को खुद न्याय मांगते देखा? मंत्री तिलमिला उठे, पर तुमने ये अधिकार किससे लिया? मुल्ला, आपके राजा से नहीं, लेकिन अपने गधे से जरूर। गधा खड़ा होकर हिनहिनाया, जैसे ऐलान कर रहा हो, खूं, यही न्याय है। अब तो मंत्री खुद झेंप गए। लोग हंसते हंसते लोटपोट। एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, मुल्ला, मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता। मुल्ला ने पूछा, क्यों? बूढ़ा कहता है, वहां मास्टर डांटते हैं। मुल्ला ने कहा, तो फिर स्कूल को सड़क पर लाओ। लोग चौंक गए। मुल्ला ने वहीं एक पेड़ के नीचे बच्चों को बैठाया, एक फटी हुई किताब सामने रखी और खुद मास्टर बन गए। फिर बोले, आज की पढ़ाई गधे से सीखें। गधा बोला, ढेंचू। मुल्ला बोले, इसका अर्थ है बिना पढ़े बोलना मूर्खता है। फिर गधे ने पैर पटका। मुल्ला बोले, इसका अर्थ है जिद मत करो। बच्चे हंसने लगे और वो लड़का जो स्कूल नहीं जाता था बोला, मुझे भी पढ़ना है। मुल्ला मुस्कराए और आज पहला पाठ पूरा। अब खबर महल पहुंची कि मुल्ला ने सड़क पर दरबार बना लिया है और जनता उसे राजा कह रही है। राजा खुद देखने आए। राजा का रथ रुका। सिपाही आगे आए। मुल्ला उठे नहीं, बोले, स्वागत है राजा जी, आइए मेरे दरबार में। राजा चौंके, ये कैसा दरबार? मुल्ला मुस्कराए, जहां जनता हंस सके, न्याय पा सके और डर के बिना बोले, वही असली दरबार है। बाकी तो दीवारों में बंद डर होते हैं। राजा हतप्रभ। उन्होंने देखा बच्चे पढ़ रहे हैं, औरतें अपने झगड़े सुलझा रही हैं, बूढ़े अपनी कहानियां सुना रहे हैं। राजा बोले, तो क्या हम बेकार हैं? मुल्ला ने कहा, नहीं महाराज, आप हमारे सिर के ताज हैं। लेकिन ताज तभी चमकता है जब सिर सीधा हो और ये सिर जनता है। राजा हंसे और बोले, आज से तुम हमारे दरबार के सलाहकार हो। मुल्ला उठे, गधे को चूमा और बोले, आज गधे ने दरबार को बताया कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभव में भी है। और जो अनुभव जनता से मिलता है वो सच्चा राज है। राजा ने वहीं आदेश दिया, हर महीने एक दिन सड़क पर ही दरबार लगेगा, जहां राजा भी गधे की तरह सुनेगा। सड़क की धूल अब पवित्र हो चुकी थी। गधे की पीठ पर फूल माला थी और मुल्ला सबको अलविदा कह रहे थे।
आज का दरबार समाप्त होता है। अगली बार फिर हंसी, न्याय और बुद्धि के साथ मिलेंगे। कहानी 5। नगर के सबसे समृद्ध व्यक्तियों में से एक था सेठ धनपत राय। उसका नाम जितना धनपत था उतना ही उसके पास धन भी था। सोने चांदी के ढेर, हीरे मोतियों की चमक, विशाल हवेलियां और दूर दूर तक फैले खेत खलिहान उसकी संपत्ति का बखान करते थे। परंतु जितना धन उसके पास था उससे कहीं अधिक उसमें अभिमान था। वह समझता था कि पैसे से दुनिया की हर शय खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि इज्जत और सम्मान भी। गरीबों को वह कीड़े मकोड़ों से अधिक नहीं समझता था और अपने बराबर किसी को बैठने देना तो दूर, ठीक से बात करना भी अपनी शान के खिलाफ समझता था। उसी नगर में रहते थे मुल्ला नसीरुद्दीन, अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमानी और सादगी के लिए प्रसिद्ध। मुल्ला के पास धन दौलत तो नहीं थी, पर उनके पास ज्ञान और समझ का ऐसा खजाना था जिसके आगे बड़े बड़े धनवान भी फीके पड़ जाते थे। वे अक्सर अपनी बातों और हरकतों से समाज की कुरीतियों और लोगों के अहंकार पर चोट करते थे। सेठ धनपत राय ने हाल ही में एक और आलीशान हवेली बनवाई थी जो उसके पहले के मकानों से भी कहीं ज्यादा भव्य और शानदार थी। उसने हवेली के उद्घाटन के अवसर पर एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। नगर के सभी गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों और अमीर दोस्तों को निमंत्रण भेजा गया। सेठ चाहता था कि सब उसकी नई हवेली और उसकी शान शौकत देखें और उसकी वाहवाही करें। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को भी निमंत्रण भेजा, हालांकि मन ही मन वह सोच रहा था कि यह फटेहाल मुल्ला मेरे जैसे रईस की दावत में आकर क्या करेगा, पर सामाजिक औपचारिकता के नाते बुलाना पड़ा। भोज का दिन आया। सेठ धनपत राय अपनी नई हवेली के मुख्य द्वार पर सोने के तारों से कढ़ी मखमली पोशाक पहने, गले में हीरे का हार और उंगलियों में बेशकीमती अंगूठियां सजाए मेहमानों का स्वागत कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके धन के घमंड को दर्शा रही थी। एक एक कर मेहमान आने लगे, सभी एक से बढ़कर एक कीमती वस्त्रों और आभूषणों में सजे हुए। वे सेठ की हवेली की तारीफों के पुल बांध रहे थे और सेठ का सीना गर्व से फूला जा रहा था। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन वहां पहुंचे। वे हमेशा की तरह अपने साधारण, कुछ पुराने और कई जगह से सिले हुए कपड़ों में थे। उनके पैरों में पुरानी चप्पलें थीं और सिर पर एक मामूली सी टोपी। जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, सेठ धनपत राय ने उन्हें देखा। एक क्षण के लिए तो सेठ ने उन्हें पहचाना ही नहीं, फिर जब पहचाना तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने बड़ी उपेक्षा से मुल्ला की ओर देखा और बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया, जैसे कोई मक्खी मच्छर आ गया हो। द्वारपालों ने भी अपने मालिक का रुख देखकर मुल्ला को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सेठ के इस व्यवहार को देखा, पर वे मुस्कुरा दिए और चुपचाप एक कोने में जाकर खड़े हो गए। किसी ने उनसे बात नहीं की, न किसी ने उन्हें बैठने को कहा। भोज शुरू हुआ। सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान परोसे जा रहे थे। सभी अमीर मेहमान बड़े चाव से खा रहे थे और सेठ की मेहमानवाजी की तारीफ कर रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन को किसी ने पूछा तक नहीं। वे बस खड़े खड़े यह सब देखते रहे। कुछ देर बाद जब उन्हें लगा कि यहाँ उनकी कोई पूछ नहीं है, तो वे चुपचाप वहां से निकलकर अपने घर चले आए। घर पहुंचकर मुल्ला ने अपनी सबसे अच्छी पोशाक निकाली। यह पोशाक उन्हें किसी अमीर सौदागर ने भेंट की थी जब मुल्ला ने उसकी कोई मुश्किल हल की थी। वह शानदार जरी के काम वाली रेशमी पोशाक थी जिसे मुल्ला ने शायद ही कभी पहना हो। उन्होंने वह पोशाक पहनी, सिर पर नई पगड़ी बांधी, पैरों में अच्छी वाली जूतियां डाली और एक बार फिर सेठ धनपत राय की हवेली की ओर चल पड़े। जब मुल्ला दोबारा हवेली के द्वार पर पहुंचे तो उनके ठाठ बाट देखकर द्वारपाल भी चौंक गए।
सेठ धनपत राय, जो अभी भी मेहमानों के बीच अपनी बड़ाई हाँक रहा था, उसने दूर से ही इस सजेधजे व्यक्ति को आते देखा। वह तुरंत आगे बढ़कर स्वागत करने लगा। आइए आइए श्रीमान, आपकी ही प्रतीक्षा थी। आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? सेठ ने मुल्ला को पहचाना नहीं था, वह बस उनकी कीमती पोशाक देखकर प्रभावित हो गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बिना कुछ कहे सेठ के साथ अंदर चले गए। अब हर कोई उन्हें सम्मान दे रहा था। सेठ ने खुद उन्हें सबसे अच्छी जगह पर बिठाया। नौकर चाकर दौड़ दौड़कर उनकी सेवा में लग गए। उनके सामने सोने की थाली में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। लेकिन यह क्या? मुल्ला नसीरुद्दीन ने खाना शुरू करने के बजाय अपनी पोशाक के बाजू को पकड़कर कहा, लो भाई कोट, तुम खाओ। फिर उन्होंने अपनी पगड़ी को छुआ और कहा, लो भाई पगड़ी, तुम भी कुछ चखो। और फिर अपनी जरी वाली आस्तीन को शोरबे में डुबोते हुए बोले, लो मेरी प्यारी आस्तीन, यह तुम्हारे लिए है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सेठ धनपत राय का तो मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसने सोचा शायद मुल्ला पागल हो गए हैं। वह कुछ गुस्से और कुछ हैरानी से बोला, मुल्ला जी, यह आप क्या कर रहे हैं? कपड़े भी कहीं खाना खाते हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने शांति से अपनी आस्तीन को शोरबे से निकाला, उसे थोड़ा झटकारते हुए सेठ की ओर देखा और बोले, सेठ जी, मैं तो वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। जब मैं पहले अपने साधारण कपड़ों में आया था तो किसी ने मुझे पूछा तक नहीं। आपने भी मुझे देखकर मुंह फेर लिया था। मुझे न बैठने को कहा गया, न खाने को। लेकिन जब मैं यह कीमती पोशाक पहनकर आया तो आपने दौड़कर मेरा स्वागत किया, मुझे सबसे अच्छी जगह बिठाई और मेरे सामने इतने सारे व्यंजन परोसे। इसका तो यही मतलब हुआ कि आपने मुझे नहीं बल्कि मेरी इस पोशाक को दावत दी है। तो फिर खाना भी तो इसी पोशाक को खाना चाहिए, मुझे क्यों? मुल्ला की बात सुनकर सेठ धनपत राय का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वहां मौजूद बाकी मेहमान भी खिसियानी हंसी हंसने लगे और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, सेठ जी, धन दौलत और कीमती कपड़े इंसान की बाहरी चमकदमक तो बढ़ा सकते हैं, पर इंसान का असली मूल्य उसके कपड़ों या उसकी संपत्ति से नहीं बल्कि उसके गुणों, उसके व्यवहार और उसकी इंसानियत से होता है। आपने मेरा नहीं, मेरे इन कपड़ों का सम्मान किया। यह सम्मान झूठा है क्योंकि यह कपड़ों के उतरते ही उतर जाएगा। मुल्ला की बातें तीर की तरह सेठ धनपत राय के दिल में चुभ गईं। उसका घमंड चूर चूर हो गया था। उसे पहली बार अपनी दौलत और शान शौकत व्यर्थ लग रही थी। उसने आज तक केवल धन को ही सब कुछ समझा था, पर मुल्ला ने उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाया था। सेठ धनपत राय की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी जगह से उठा, मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आया और उनके पैरों में गिर पड़ा। मुल्ला जी, उसने भर्राए गले से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने धन के नशे में अंधा हो गया था। आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे सिखाया कि असली बड़प्पन धन दौलत में नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार और नेक दिल में होता है। मैं आज से प्रण लेता हूं कि कभी किसी गरीब या साधारण व्यक्ति का अपमान नहीं करूंगा और हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सेठ को उठाकर गले से लगा लिया और कहा, सेठ जी, गलती का एहसास होना ही सबसे बड़ी बात है। मुझे खुशी है कि आपने सच्चाई को समझा। याद रखिए, धन आता जाता रहता है, पर नेक नाम और अच्छा व्यवहार हमेशा इंसान के साथ रहता है। उस दिन के बाद सेठ धनपत राय सचमुच बदल गया। उसका घमंड जाता रहा और वह विनम्र और दयालु बन गया। वह गरीबों की मदद करने लगा और सभी के साथ सम्मान से पेश आने लगा।
नगर के लोग उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे और मन ही मन मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की प्रशंसा कर रहे थे, जिन्होंने इतने बड़े घमंडी अमीर को इतनी सरलता से सबक सिखा दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी दिखावा और धन संपत्ति क्षणिक हैं। सच्चा सम्मान और बड़प्पन व्यक्ति के चरित्र, उसके कर्मों और उसकी इंसानियत में निहित होता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और व्यावहारिक ज्ञान से न केवल सेठ धनपत राय को एक अमूल्य पाठ पढ़ाया, बल्कि समाज को भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उनकी यह कहानी पीढ़ियों तक लोगों को अहंकार त्याग कर मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देती रहेगी। सेठ ने अपनी हवेली का एक हिस्सा गरीबों के लिए औषधालय और पाठशाला के रूप में खोल दिया और वह स्वयं वहां जाकर लोगों की सेवा करता। मुल्ला जब भी उसे देखते मुस्कुरा देते, क्योंकि वे जानते थे कि सबक सही जगह और सही समय पर असर कर गया था। धन का सदुपयोग ही उसकी सार्थकता है, न कि उसका प्रदर्शन या उससे उत्पन्न अहंकार। और यह बात सेठ धनपत राय अब अच्छी तरह समझ चुका था, मुल्ला नसीरुद्दीन की बदौलत। कहानी 6। बुखारा से 2 कोस दूर बसा था एक गांव, नाम था शंकापुरा, अब नाम जैसा वैसा ही स्वभाव। यहाँ के लोग हर चीज पर सवाल करते थे। सूरज उगता तो पूछते सही दिशा से उगा है या नहीं। बारिश होती तो कहते इतनी तेज क्यों हुई, क्या मुल्ला ने छाता नहीं खोला। और अगर मुल्ला नजर आ जाए तो मानो सवालों की बाढ़ आ जाए। मुल्ला नसरुद्दीन जब पहली बार उस गांव पहुंचे तो उन्हें लगा कि यहाँ के लोग बड़े जिज्ञासु हैं। लेकिन जब हर किसी ने उन्हें रोक रोक कर इतना उल्टा सीधा पूछा कि उनका गधा भी चिढ़कर ढेंचू ढेंचू करने लगा, तब मुल्ला को समझ आ गया कि यहाँ कुछ अलग ही ताने बाने हैं। गांव की चौपाल पर एक चौड़ी सी छाया में 4 बुजुर्ग बैठे थे, सभी हाथ में छड़ी और आंखों में शंका की चमक लिए। मुल्ला को देखते ही पहला बुजुर्ग बोल पड़ा, ओए मुल्ला, तू हमारे गांव आया है तो पहले जवाब दे, सूरज गोल क्यों है, चपटा क्यों नहीं। मुल्ला मुस्कराए, बाबा, क्योंकि अगर सूरज चपटा होता तो आपके जैसे लोग कहते ये सूरज है या रोटी। दूसरा बूढ़ा बोला, तेरा गधा चलता तो सीधा है, लेकिन सोचता क्यों नहीं। मुल्ला झुककर गधे से बोले, देख गधे मियाँ, अब सोचने की बारी तुम्हारी है। कल से तुम सवाल पूछना, मैं जवाब दूंगा। गांव में कोई किसी बात को सीधे नहीं लेता था। अगर कोई कहता आज बादल हैं, तो दूसरा पूछता सिर्फ ऊपर क्यों हैं, नीचे क्यों नहीं। एक और दिन जब मुल्ला तालाब के किनारे नहाने गए तो एक लड़का चिल्लाया, मुल्ला चाचा, पानी में छाया क्यों दिखती है, आपकी असली शक्ल से ज्यादा सुंदर। मुल्ला बोले, क्योंकि पानी को तेरी शक्ल देखनी थी, पर डर के मारे मेरी बना ली। बच्चा हंसते हंसते गिर पड़ा, पर गांव के बुजुर्ग बोले, मुल्ला, तू जवाब टालता है, असली जवाब दे वरना पंचायत बैठाएंगे। तीसरे दिन मुल्ला को चौपाल पर बुलाया गया। भीड़ जमा थी। सरपंच बोले, मुल्ला, हम तुझे गांव का ज्ञानी मानना चाहते हैं, पर तुझे हमारे 7 सवालों का जवाब देना होगा, सीधे और बिना घुमा फिरा के। मुल्ला बोले, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, जवाब भी उसी अंदाज में होंगे जैसे सवाल होंगे। लोग बोले, माने। मुल्ला बोले, जैसे उलझे सवाल वैसे ही उलझे जवाब। पंचायत ने हामी भरी। सवाल 1, अगर धरती गोल है तो हम नीचे क्यों नहीं गिरते। क्योंकि धरती ने तुम्हारे सवालों का भार उठा रखा है और वो तुम्हें गिरने नहीं देती, वरना वो भी परेशान हो जाती। सवाल 2, तू हमेशा गधे पर चढ़ा रहता है, क्या वो तुझसे बुद्धिमान है। बिल्कुल, वो मुझे लेकर चलता है, तुम्हें नहीं, इसका मतलब वो समझदार है। सवाल 3,
रात में अंधेरा क्यों होता है, चांद खुद बल्ब क्यों नहीं है? क्योंकि अगर चांद बल्ब होता तो तुम्हारे जैसे लोग स्विच ढूंढते फिरते और जब न मिलता तो पंचायत बुला लेते। भीड़ हंसी से लोटपोट। अब मुल्ला ने चाल चल दी। बोले, अब मेरी बारी। मैं भी तुमसे 7 सवाल पूछूंगा और देखता हूं क्या कोई जवाब देता है। सवाल 1। अगर तुम मुझे मूर्ख कहते हो और मैं मान भी लूं तो क्या तुम बुद्धिमान हो जाते हो? गांव वाले चुप। सवाल 2। अगर गधा बोझ ढोता है तो क्या वो तुम्हारी तरह विचार भी करता है? कोई बोला नहीं तो दूसरा बोला सोचता होगा। मुल्ला बोले तो जवाब तय करो या पंचायत लगाओ। सवाल 3। तुम्हारे सवाल जवाब मांगते हैं या तुम्हारी शक की पुष्टि? लोग सोच में पड़ गए। मुल्ला गधे पर बैठे और बोले, जब सवाल सिर्फ सवाल बनने लगते हैं और जवाब से किसी को मतलब नहीं रहता तो गांव उलझता नहीं, रुक जाता है। सोचो, क्या तुम सच में जवाब चाहते हो या सिर्फ बहस? भीड़ शांत। तभी एक बालक बोला, मुल्ला चाचा, आपको हमसे गुस्सा है क्या? मुल्ला मुस्कराए, गुस्सा नहीं बेटा, बस दर्पण हूं। जब कोई खुद को नहीं देखता तो उसे दर्पण भी शक की तरह लगता है। अंत में सरपंच उठे और बोले, मुल्ला, तूने हमें हंसते हंसते सोचने पर मजबूर कर दिया। पहले हम जवाब तलाशते थे, अब सवाल की मंशा देखेंगे। गांव वालों ने तालियां बजाईं। मुल्ला बोले, अब से जब कोई मुझसे सवाल करे मैं एक शर्त पर जवाब दूंगा, वो खुद अपने ही सवाल का एक हिस्सा बताए। गांव हंसा और उस दिन से शंकापुरा का नाम बदलकर समझपुरा रख दिया गया। गधा चलते चलते पूछ बैठा, मुल्ला, अब अगला गांव कौन सा है? मुल्ला बोले, जहां सवाल कम हैं और मुस्कान ज्यादा। लेकिन चिंता मत कर गधे मियां, जहां भी चलेंगे जवाब हम ही देंगे, उलझाकर या हंसाकर। गधा मुस्कराया, या यूं कहिए उसकी ढेंचू में मुस्कान थी। कहानी 7। शहर बुखारा में सूरज की किरणें किले की दीवारों को चूम रही थीं। हल्की हवा चल रही थी, पर राजा के दरबार में गर्मी थी, और वो गर्मी सूरज से नहीं, वजीर फहीमुद्दीन की मूर्खता से उपजी थी। वजीर फहीमुद्दीन नाम तो बड़ा था, पर अक्ल छोटी। जब भी मुंह खोलते लगता जैसे किताबें रो रही हैं और तर्क जहर खा चुका है। उस दिन सुबह दरबार में एक विशेष सभा बुलाई गई थी। कारण, राजा ने नया योजना बनाई थी, शहर में मूर्खों की पहचान करो और उनको सुधारो। सभी दरबारी तैयार थे और मुल्ला नसरुद्दीन, वो अपने अंदाज में गधे पर बैठकर दरबार पहुंचे। सिर पर पुरानी ऊंची टोपी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और होठों पर वही व्यंग्यपूर्ण मुस्कान। राजा ने सिंहासन पर बैठकर ऐलान किया, आज से हम मूर्खता की जड़ खोजेंगे और इस काम के लिए हमारे विद्वान वजीर फहीमुद्दीन को नियुक्त करते हैं। तालियां बजीं, पर तभी दरबार के एक कोने से हल्का ठहाका गूंजा। सबने देखा, वो मुल्ला था जो अपनी मूंछों में हंसी छुपा रहा था। राजा ने पूछा, मुल्ला, तुम हंसे क्यों? मुल्ला ने जवाब दिया, महाराज, मैं बस सोच रहा था, जब नाव खुद छेदों से भरी हो तो क्या वो किसी को पार लगा सकती है? राजा ने समझा नहीं। वजीर तो और चिढ़ गए। बोले, मुल्ला, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं मूर्ख हूं? मुल्ला ने सिर हिलाया, नहीं वजीर साहब, मैं तो कहता हूं आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। अब सन्नाटा छा गया। राजा की आंखें फैल गईं। वजीर का चेहरा सुर्ख लाल। वजीर गरज उठे, महाराज, ये अपमान है। इस इंसोलेंट आदमी को सजा मिलनी चाहिए।
राजा ने कहा, मुल्ला, तुमने वजीर को सबसे मूर्ख क्यों कहा? मुल्ला मुस्कराया। महाराज, पहले एक कहानी सुनिए। एक बार 3 दरवाजे थे। पहले दरवाजे पर लिखा था ज्ञान, दूसरे पर लिखा था अभिमान और तीसरे पर लिखा था वजीर। मैं पहले गया ज्ञान वाले दरवाजे से, अंदर अंधेरा था। फिर गया अभिमान वाले से, अंदर एक आईना था जिसमें मैं खुद को बड़ा दिखा रहा था। और तीसरे वजीर वाले से गया, वहां वही आदमी बैठा था जो दोनों दरवाजों में घुस चुका था और सोच रहा था कि वो ही सबसे समझदार है। राजा हंसने लगे। मुल्ला ने जोर दिया, महाराज, यही वजीर साहब का हाल है। अब वजीर ने गुस्से में कहा, ठीक है मुल्ला, अगर तुम कहते हो मैं मूर्ख हूं तो साबित करो। चलो एक प्रतियोगिता हो जाए, सबसे ज्यादा मूर्ख कौन? मुल्ला बोले शौक से, लेकिन नियम मैं तय करूंगा। राजा ने हंसकर कहा, स्वीकृत है। सभा लगेगी कल सुबह। प्रतियोगिता का नाम होगा बुद्धि की बारात और मूर्खता का मेला। राजा, वजीर, दरबारी, जनता सब एक बड़े मैदान में एकत्र थे। मुल्ला ने मंच पर चढ़कर घोषणा की, मैं 3 प्रश्न पूछूंगा। जो सबसे मूर्ख उत्तर देगा वो विजेता होगा और विजेता मूर्खों का सरताज घोषित किया जाएगा। वजीर मुस्कराए, सोच रहे थे, अभी मैं इस नाटक में मुल्ला को नंगा कर दूंगा। प्रश्न 1, अगर सूरज जमीन पर आ जाए तो क्या होगा? वजीर ने उत्तर दिया, तो हम उसे सोने की तरह ढाल लेंगे और सबके लिए राजमहल बना देंगे। मुल्ला बोले, वाह, आग से महल बनाने का सपना, 1 अंक। मूर्खता शानदार है। एक किसान ने उत्तर दिया, हम सब जल जाएंगे लेकिन तब भी कर न देना पड़े यही सोच लेंगे। मुल्ला बोले, तुम्हारी मूर्खता थोड़ी सच्ची लग रही है। 2 अंक। प्रश्न 2, अगर घोड़ा उड़ने लगे तो क्या सबसे पहले कौन गिरेगा? वजीर बोले, मैं उसके ऊपर बैठा रहूंगा और उसे आकाश में नियंत्रित करूंगा। मुल्ला बोले, तब तो तुम खुद ही सबसे पहले गिरोगे क्योंकि घोड़ा नहीं, घमंड उड़ा है। प्रश्न 3, अगर राजा भिखारी बन जाए और वजीर राजा बन जाए तो क्या होगा? वजीर चुप, पर फिर बोले, तो मैं न्याय से राज्य चलाऊंगा। मुल्ला मुस्कराए, न्याय से? लेकिन जब तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं तो न्याय कैसा? तुम्हारे निर्णयों से तो भिखारी भी फिर से राजा बन जाएगा। राजा जोर से हंसे। राजा ने कहा, मुल्ला, अब तुम बताओ, इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा मूर्ख कौन? मुल्ला बोले, महाराज, प्रतियोगिता तो थी पर प्रतियोगी एक ही था, वजीर फहीमुद्दीन। राजा ने पूछा, और उसका अपराध? मुल्ला बोले, जिसे खुद को बुद्धिमान साबित करने की प्यास हो वो मूर्खों की दौड़ में सबसे आगे होता है। राजा ने ठहाका लगाया, आज से फहीमुद्दीन को छुट्टी दी जाती है और उसकी जगह मुल्ला को सलाहकार नियुक्त किया जाए। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। वजीर गुस्से से उठकर चला गया और मुल्ला ने अपने गधे को दरबार के बाहर बांधकर कहा, अब तो दरबार में मूर्खता की जगह थोड़ी समझदारी आएगी। मुल्ला सिंहासन के पास बैठा था। राजा बोले, मुल्ला, तुमने एक लाइन में वजीर की हकीकत बता दी। मुल्ला मुस्कराए, महाराज, मूर्खता का सबसे बड़ा लक्षण है खुद को सबसे बुद्धिमान मान लेना, और जो दूसरों को मूर्ख मानता है वो सबसे पहले अपने चेहरे पर आईना देखे। गधा ढेंचू कर उठा, मानो कह रहा हो, सही कहा। और उस दिन से बुखारा के दरबार में एक नया नियम जुड़ गया। हर सुझाव से पहले एक बार हंसी आ जाए तो समझो बात सही होगी। कहानी 8।
बुखारा का मौसम हल्का ठंडा और दरबार का माहौल भारी गर्म था। राजा फिरदौस शाह ने अभी अभी ऐलान किया था कि राज्य के खजाने में कमी है और अब हर नागरिक को कर बढ़ाकर देना होगा। जनता में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। दुकानदार, किसान, सिपाही सब हैरान। लेकिन एक व्यक्ति था जो इस बढ़े हुए कर से जरा भी विचलित नहीं हुआ, और वो थे मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला उस दिन बाजार में अपने गधे के साथ घूम रहे थे और अचानक रुककर बोले, गधे मियाँ, अब वक्त आ गया है कि हम भी कुछ व्यापार करें। गधा बोला नहीं, पर उसकी आंखों में वो चमक थी जैसे कह रहा हो, चलो फिर से कोई तगड़ा झोल हो। मुल्ला ने एक पुरानी खाली दुकान को सजाया और एक बड़ा सा बैनर टांग दिया, शाही सामान बिक्री पर एक दिन का विशेष अवसर। लोग इकट्ठा हुए और बोले, मुल्ला, ये शाही सामान कहाँ से आया? मुल्ला बोले, महाराज ने ही हमें भेजा है। कहते हैं अब जनता को भी ताज का बोझ महसूस करना चाहिए, इसलिए उनका ताज अब बोली पर बिकेगा। लोग हैरान, कुछ हंसे, कुछ बोले ये तो कोई मजाक है। पर फिर मुल्ला ने एक बड़ा चमचमाता सोने जैसा मुकुट निकाला जिसमें नकली मोती, शीशे के टुकड़े और पीतल की चमक थी। भीड़ हक्का बक्का रह गई। मुल्ला ने घोषणा की, बोली शुरू, जो इस ताज का मूल्य समझेगा वही सच्चा राजा। एक तेल व्यापारी बोला, मैं देता हूं 50 सोने के सिक्के। एक दूसरा बढ़ी बोला, 60 सिक्के। मुल्ला बोले, कम है। ये ताज खुद फिरदौस शाह के सिर की महक लिए हुए है। लोग हंसे, पर एक अमीर सेठ ने मजाक में ही कह दिया, 100 सोने के सिक्के। मुल्ला ने तुरंत हथौड़ी मारी, बिक गया। लोग तालियां बजा रहे थे। मुल्ला ने सेठ को ताज पहनाया और कहा, आज से आप हमारे सेठराज। राजमहल में बैठा राजा उस समय आम खाने की कोशिश कर रहा था, पर आम से ज्यादा कड़वा उसे वो समाचार लगा जो दरबारी ने दिया। महाराज, शहर में आपके नाम पर ताज बिक रहा है और लोगों ने आपको हटाकर सेठराज बना दिया है। राजा गुस्से में लाल, क्या? मेरा ताज कौन बेच रहा है? मुल्ला नसरुद्दीन। राजा ने तलवार मंगाई, पर फिर खुद को रोका। नहीं, पहले देखना होगा कि ये किस हद तक गया है। राजा ने साधारण कपड़े पहने और अपने अंगरक्षक को भी साधारण भिखारी का भेष दे दिया। फिर निकले मुल्ला की दुकान की ओर। वहां देखा, सेठ सिर पर ताज पहनकर बैठा है, लोग उसके आगे झुक रहे हैं और मुल्ला कह रहे हैं, ताज पहनना केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। अब से कर तुम ही तय करोगे, राजा जी। राजा चुपचाप भीड़ में खड़ा रहा। मुल्ला ने अगली घोषणा की, कल से शाही महल भी नीलामी में जाएगा। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वही उसमें सो सकता है एक रात। लोग हंसे, पर राजा के माथे की नसें तन गईं। राजा बोला भिखारी के रूप में, ओ मुल्ला, क्या तुम सच में ताज बेच सकते हो? मुल्ला बोले, क्यों नहीं? जब जनता भूखी है तो राजा के ताज का क्या काम? ताज तो अब सिर से ज्यादा दिल पर होना चाहिए। राजा ने अब अपना भेष उतारा और गरजा, मुल्ला, ये कैसी गुस्ताखी है? तुमने मेरे नाम से ताज बेचा। मुल्ला शांत, भीड़ सन्न। मुल्ला बोले, महाराज माफ कीजिए, पर जो ताज केवल सिर की शान हो और पेट की भूख न मिटा सके, वो जनता के किसी काम का नहीं। मैंने तो एक खेल खेला था, लेकिन देखिए लोग कितने खुश हो गए। उन्हें लगा अब उनकी सुनी जा रही है। राजा गुस्से में था, पर उसके पास जवाब नहीं। मुल्ला ने आगे कहा, महाराज, ताज तो आपने नहीं बनाया, न मोती उगाए, न सोना खोदा।
वो सब जनता का है। मैं तो बस उन्हें उनका हक दिखा रहा था, व्यंग्य में ही सही। राजा बोले, तो तुमने झूठ बोलकर धोखा नहीं दिया। मुल्ला मुस्कराए, अगर आपका ताज देखकर लोगों को लगा कि वो असली है, तो गलती मेरी नहीं, उस ताज की है जो चमकता जरूर है पर काम का नहीं। राजा चुप हो गया। फिर बोला, तो क्या तुम मुझे ही सबक सिखाना चाहते थे? मुल्ला झुककर बोला, महाराज, मैं तो सिर्फ आपका वफादार हूं। पर जब आप जनता से दूर हो जाए तो किसी को तो सेतु बनना पड़ता है, कभी हंसी में कभी ताज में। राजा हंसा, और तुमने मुझे मेरा ही ताज बेचकर मेरा आईना दिखाया। राजा ने ताज वापस लिया, लेकिन बोला, अब से हर साल एक दिन जनता ताज दिवस मनाया जाएगा, जब कोई भी नागरिक ताज पहन सकता है और राजमहल में बैठ सकता है, ताकि हम भूले नहीं कि राजा जनता से है, न कि जनता राजा से। और उस सेठ को? राजा ने उसे असली मंत्री बना दिया, क्योंकि उसने बिना किसी लालच के उस ताज को मुल्ला के कहने पर लौटाया था। अंतिम दृश्य। मुल्ला अपने गधे पर बैठकर शहर से बाहर निकले। गधे ने पूछा नहीं, पर मुल्ला बोले, देखा गधे मियाँ, अब ताज भी बिकता है और समझदारी भी। फर्क सिर्फ इतना है, एक सोने का है, दूसरा अनुभव का। गधा ढेंचू कर हंसा। और बुखारा के लोग उस दिन से मुल्ला को सिर्फ हसीन जोकर नहीं, दर्पणराज कहने लगे, जो ताज भी हंसी में बेच दे और राजा को सोचने पर मजबूर कर दे।